अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली ये मेथड जो है वो यूज़ होता है टू जनरेट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये टेक्निक जो थी वो डिस्कवर की थी कैरी मुलस ने 1983 में। इससे पहले जो टेक्निक्स जो थी वो इस्तेमाल हो रही थी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थी और एक्सपेंसिव भी थी। तो पीसीआर जो है इनके मुकाबले में जल्दी जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है डीएनए का उसकी क्रिएट कर सकती है इन अ टेस्ट ट्यूब। यही मेंशन है यहाँ पे। इन कंट्रास्ट पीसीआर कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ सिंगल जीन और एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए क्विकली इन अ टेस्ट ट्यूब। पीसीआर इज़ वेरी स्पेसिफिक, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। द टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस दैन 1 पार्ट इन अ मिलियन ऑफ अ टोटल डीएनए सैंपल, यानी किसी भी छोटे से सीक्वेंस की ये मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो जनरेट कर सकती है इन अ वेरी लेस टाइम। दिस मीन्स दैट द सिंगल जीन और स्मॉलर पीस ऑफ डीएनए अमंग ऑल द ह्यूमन जीन कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर, यानी सिंगल जीन को भी या किसी स्मॉलर सीक्वेंस जो है डीएनए का उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। किसके ज़रिए? पीसीआर टेक्निक के ज़रिए। पीसीआर takes its name from DNA polymerase, the enzyme that carry out DNA replication in a cell. Basically DNA जो है replicate करता है, उसकी कॉपीज़ जो हैं बनती हैं replication के प्रोसेस के ज़रिए। अब PCR जो टेक्निक है उसके अंदर भी बेसिकली replication का प्रोसेस ही होता है। और कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है PCR में? दैट इज़ DNA polymerase। अब उन्होंने कहा है कि डीएनए पॉलीमरेज के ज़रिए मल्टीपल कॉपीज़ जो है पीसीआर टेक्निक के ज़रिए डीएनए की जो है वो जनरेट कराई जा सकती है। पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग और विच इज़ स्टिल यूज वेन एवर अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ जीन और प्रोटीन प्रोडक्ट इज़ नीडेड। अब उन्हें क्या है कि पीसीआर की टेक्निक जो है वो जीन क्लोनिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ रिक्वायर्ड होता है जीन को क्लोन करना, वहाँ पे जीन क्लोनिंग जो है वो इस्तेमाल होती है, जबकि पीसीआर जो है वो लेसर नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है वो जीन की जनरेट करती है। अब इसका प्रोसीजर स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि पीसीआर में बेसिकली किस तरह से टेक प्लेस करता है। अब ये टेक्निक किस तरह से टेक प्लेस करती है कि सबसे पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस सीक्वेंस की स्पेसिफिक सीक्वेंस की कॉपीज़ जनरेट करनी है वो स्ट्रैंड जो है वो सीक्वेंस जो है वो अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी क्या होती है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें हाई टेम्परेचर दिया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दोनों स्ट्रैंड्स की वो ब्रेक डाउन होती है, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ अ प्राइमर, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। हमेशा प्राइमर जो है वो सीक्वेंस जो है वो आके लगता है प्राइमर का और वो रिएक्शन जो है स्टार्ट करता है, और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज जो है आके इस रिएक्शन को क्या करता है? कंटिन्यू करवाता है और स्ट्रैंड्स की अलोंगेशन करवाता है। यही आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डायग्राम के ऊपर शो हुआ है कि प्राइमर आके अटैच हुआ। अनीलिंग बेसिकली क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के बाद लो टेम्परेचर देना, उसके बाद इस प्रोसेस को अनीलिंग कहते हैं। प्राइमर आके अटैच होगा स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट कराएगा, जिसके नतीजे में डीएनए जो है वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, और जिस सीक्वेंस की हमें कॉपीज़ चाहिए होती हैं वो क्या हो जाता है? रेप्लिकेट हो जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। यहाँ पे डिटेल में प्रोसीजर दिया गया। बिफोर कैरिंग आउट PCR, primer sequence of about 20 bases that are complementary to the bases on the either side of target DNA must be available। यानी कि सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्राइमर, जो कि क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। The primer are needed because DNA polymerase does not start the replication process, it only continue or extend the process। जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि प्राइमर इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसको सिर्फ कंटिन्यू करवा सकता है। आफ्टर द प्राइमर बाइंड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टू डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज कॉपीज द टारगेट डीएनए। एक दफ़ा प्राइमर बाइंड हो जाता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जो रिक्वायर्ड स्ट्रैंड होता है उसकी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। डीएनए पॉलीमरेज used is temperature insensitive enzyme extracted from the bacterium Thermus aquaticus which live in hot spring। बेसिकली जो पीसीआर की टेक्निक के लिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा बैक्टीरियन से हासिल करते हैं हम? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, उससे हासिल करते हैं, और वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग के अंदर सर्वाइव करता है। कॉमनली दिस एंजाइम इज़ ऑल्सो नोन एज टैग पॉलीमरेज
can withstand high temperature which is used to separate double stranded DNA, therefore replication need not to be interrupted by the need to add more enzyme. अब बेसिकली टैग पॉलीमरेज का फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और ईजिली जो है हाई टेम्परेचर जब डीएनए को दिया जाता है तो वो डीनेचर हो जाता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो टैग पॉलीमरेज जो है वो पीसीआर की टेक्निक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पीसीआर की टेक्निक के अंदर डीनेचर करने के लिए डीएनए को हाई टेम्परेचर जो है वो दिया जाता है और मज़ीद एंजाइम्स की फिर ज़रूरत नहीं होती अगर टैग पॉलीमरेज जो है वो अवेलेबल है। पीसीआर इज़ डन दीज डेज इन ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन। अब बेसिकली पीसीआर जो है वो किसके अंदर टेक प्लेस करती है, पीसीआर की ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, विच इज़ अ रूटीन पीस ऑफ इक्विपमेंट इन एनी लेबॉर्ट्री। यानी कि हर लेबॉर्ट्री के अंदर ये पीसीआर की मशीन जो है वो अवेलेबल होती है ताकि मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो डीएनए की जनरेट कराई जा सके। बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम जीन की क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनालाइजिंग डीएनए। बेसिकली डीएनए को एनालाइज किया जा सकता है किसके ज़रिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। नीचे डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कैरिड आउट होती है। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है द जीनोम इज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच रिजल्ट इन अ यूनिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जीनोम जो है वो ट्रीट किया जाता है किसके ज़रिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने पहले भी बताया था कि वो यूज़ टू कट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी कि इस्तेमाल होता है कि किस तरह से कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए का उसको हम इस एंजाइम के ज़रिए कट कर सकते हैं। अब उन्हें कहा है कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए कलेक्ट किए जा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए के। देयरफॉर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल। अब उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इस वजह से क्या एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज्ड टू डिटरमिन द वेरिएशन अमंग होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस। During a process called gel electrophoresis, the fragment can be separated according to their length, and the result is a number of bands that are so close together that they appear as a smear. Basically, gel electrophoresis is a process used to separate macromolecules like DNA, RNA, and protein on the basis of their size, weight, molecular weight, or electric charges present on them. अब हमने यहाँ पे यही बताया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है वो जनरेट होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है किसके ज़रिए, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के ज़रिए अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। और इस तरह से उन्हें कहा एंड द रिजल्ट इज़ अ नंबर ऑफ बैंड दैट आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे अपीयर एज अ स्मीयर। और उस जेल के ऊपर ये सारे एक ख़ास पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज हो जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्मीयर। होएवर द यूज़ ऑफ प्रोब फॉर जेनेटिक मार्कर्स प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सरे फिल्म। अब उन्हें कहा है कि उसके बाद क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोब को इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली प्रोब जो होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन मेंशन की हुई है, अ प्रोब इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल हाइब्रिडाइज विद अ सर्टेन पीस ऑफ अ डीएनए। अब उन्हें कहा है कि प्रोब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का जो बेसिकली हाइब्रिडाइज पेयर बना लेता है। किसी भी खास सीक्वेंस जो होता है डीएनए को उसको लोकेट करने के लिए उसके साथ क्या कर सकता है, पेयर बना देता है। और इस तरह से प्रोब जो है इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है क्योंकि प्रोब या तो रेडियो एक्टिव होगा या फिर क्या होगा, फ्लोरेसेंट। ये डायग्राम है जिसके ऊपर शो किया हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रोफोर्सेस का प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको किसके ऊपर, जेल के ऊपर सेपरेट कर दिया जाता है। अब उसके बाद पावर जो है वो सप्लाई की जाती है, एक तरफ कैथोड है दूसरी तरफ क्या है, एनोड है। अब बेसिकली जब पावर सप्लाई की जाती है तो ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के ये सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। और चूँकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये किधर आएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट लेंथ की बेसिस पे क्या होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट स्पीशीज़ हैं और नीचे जो यहाँ पे मेंशन हुई है यहाँ पे कौन सी है, लो मॉलिक्यूलर वेट स्पीशीज़। तो दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस इन विच different fragments of DNA are separated on the gel.
यहाँ पे आपकी बुक में भी डायग्राम बनाई हुई है कि जिसमें फर्स्ट स्टेप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं और प्रोब के बाद वो जो ऑटो रेडियोग्राफ है यानी जिसके ऊपर एक्सरे फिल्म के ऊपर सारा पैटर्न जो है, स्मीयर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम के नीचे सारा प्रोसेस बताया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। 3 सैंपल ऑफ डीएनए 1, 2 and 3 वर कट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रन ऑन अ एग्रोस जेल, यानी कि 3 सैंपल लिए गए डीएनए के, उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो है वो सेपरेट किया गया। द जेल पैटर्न वॉज ट्रांसफर टू अ मेम्ब्रेन एंड डीएनए वॉज डीनेचर, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया मेम्ब्रेन के ऊपर और डीएनए को डीनेचर किया गया। द डीनेचर डीएनए ऑन द पेपर वॉज हाइब्रिडाइज विद द रेडियो एक्टिव प्रोब, उसके बाद जो है जो डीनेचर डीएनए था उसको हाइब्रिडाइज किया गया यानी पेयर बनाया गया किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब होता है उसके साथ, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंस द रेडियो एक्टिव प्रोब हैड कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट ऑफ बेसिस टू द ओरिजिनल डीएनए, मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोब होता है वो रेडियो एक्टिव होगा या फ्लोरोसेंट होगा ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट होगी ओरिजिनल सीक्वेंस की। ऑल डीएनए फ्रेगमेंट्स वर लेबल्ड विच अपीयर एज अ ब्लैक बैंड विद ऑटो रेडियोग्राम, यानी कि जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फिर लेबल्ड हो जाते हैं प्रोब के ज़रिए और वो ईजिली एक्सरे फिल्म के ऊपर अपीयर हो सकते हैं ब्लैक बैंड की सूरत में। दिस इज़ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसकी एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इस्तेमाल की जा सकी है। बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, इसके अलावा पेरेंटेज, ये सारे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के जो इश्यूज़ हैं वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए जो है वो सॉल्व आउट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, अभी हमने प्रोसेस देखा था, अब नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आ जाएगी कि किस तरह से वायरल इन्फेक्शंस को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को या कैंसर को डायग्नोज किया जा सकता है बाय एनालाइजिंग डीएनए। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था डीएनए फ्रॉम अ सिंगल स्पर्म इज़ enough to identify a suspected rapist, यानी कि स्पर्म से जो डीएनए मिलता है उसके ज़रिए हम रेपिस्ट का पता लगा सकते हैं। सिंस डीएनए इज़ इनहेरिटेड इट्स फिंगरप्रिंट रिजेंबल दैट वन ऑफ द पेरेंट, क्योंकि डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के अंदर क्योंकि डीएनए जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरह से हम डीएनए की मदद से पेरेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सक्सेसफुली आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ अ टीनेजर हु हैड बीन मर्डर 8 years before because the skeleton DNA was similar to that of the parent DNA। बाज़ औक़ात डिफरेंट केसेस के अंदर क्या होता है कि डेड बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होती, तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे अगर 8 साल पहले भी किसी का मर्डर हुआ हुआ है और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं मिलती, तो 8 सालों के बाद भी उसके स्केलेटन डीएनए से उसके पेरेंट्स का पता लगाया जा सकता है और ईज़िली वो डेड बॉडी जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। यहाँ पेरेंट्स को बताया जा सकता है कि आपके बच्चे की डेथ जो है वो 8 साल पहले हो चुकी हुई है। इन फिगर 23.7 अ गिवन सम डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब यहाँ पे नीचे फिगर्स दी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डीएनए फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए आइडेंटिफाई किया हुआ है पेरेंटेज को। अब फिगर ए शोज कंपैरिजन्स ऑफ चाइल्ड फिंगरप्रिंट विद दैट ऑफ द पेरेंट्स। अब आपको पता है जैसे पहले डीएनए जो है वो बेसिकली इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे उन्होंने डायग्राम के अंदर शो किया, एम जो है वो इंडिकेट कर रहा है मदर के फिंगरप्रिंट्स और एफ जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं फादर के, और मिडल में जो है वो चिल्ड्रन के फिंगरप्रिंट है। अब दो यहाँ पे जो एरो लगी हुई है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो सिमिलर है मदर के साथ और कहाँ पे वो सिमिलर है फादर के साथ। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जो है डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड का इंडिकेट किया हुआ है कि दो फादर जो है वो क्लेम कर रहे हैं टू बी द फादर ऑफ चाइल्ड सी। अब F1 और F2 में से कौन सा रियल फादर है वो डिटर्मिन होगा किसके ज़रिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए। तो आप देख रहे हैं कि चाइल्ड का जो फिंगरप्रिंटिंग है वो किसके साथ मिल रही है, F2 के ज़रिए। तो F1 इज़ नॉट द रियल फादर।
यही सारे जो फिंगरप्रिंटिंग है जिसके ज़रिए शो किया जा सकता है, क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिगर सी के अंदर अब यही बताया हुआ है, शोज डीएनए फिंगरप्रिंट विच हैव बीन प्रेजेंटेड एज अ फोरेंसिक एविडेंस। फोरेंसिक लेबोरेटरीज आर बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। अब उन्होंने कहा है कि सी के अंदर डायग्राम शो की हुई है कि फोरेंसिक एविडेंस जो है वो इंडिकेट किया हुआ है। क्रिमिनल ऑन अ डिजर्टेड प्लेस असॉल्टेड अ वुमन, शी स्क्रैच हिज फेस इन हर डिफेंस बट द run away. Forensic scientists recovered murderer's hair and skin cell from underneath her nails. यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक कत्ल हुआ जिसके अंदर जो औरत थी जिसका कत्ल हुआ, उसने जो मर्डरर था उसके फेस को स्क्रैच किया, जिसकी वजह से उसके नेल्स के अंदर से जो मर्डरर था उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो थे वो अवेलेबल थे। अब उनका यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, तो जो मुश्तबा अफराद थे उनमें 1, 2 और 3 जो है वो मेंशन हुए में। अब उन तीनों सस्पेक्ट में से कौन सा रियल मर्डरर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो चेकआउट किए गए। तो जो स्पेसिमन मिला है उसके स्किन का, वो किससे टैली कर रहा है? वो टैली कर रहा है सस्पेक्ट नंबर 1 से। तो इस वजह से जो रियल कल्प्रेट है वो 2 और 3 नहीं है बल्कि कौन है? 1 है। सो बेसिकली ये सारी एप्लीकेशंस थी जिसके ज़रिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है टू आइडेंटिफाई रेपिस्ट, मर्डरर या डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ पीसीआर एम्पलीफिकेशन एनालिसिस कैन बी यूज टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड कैंसर, यानी कि वायरल इन्फेक्शन को, जेनेटिक डिसऑर्डर या कैंसर जो है वो भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। फोरेंसिक लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, जैसे पहले मैंशन हुआ कि क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के भी काम आती है। टू डिटर्मिन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, अबाउ अजदाद की हिस्ट्री को भी स्टडी किया जा सकता है इसके ज़रिए। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू सीक्वेंस डीएनए टेकन फ्रॉम 76,000 ईयर ओल्ड ममीफाइड ह्यूमन ब्रेन एंड फ्रॉम 17 to 20 मिलियन ईयर ओल्ड प्लांट फॉसल फॉलोइंग पीसीआर। यानी उन्होंने कहा है कि ये भी पॉसिबल है कि बहुत पुराने डीएनए को भी क्या किया जा सकता है? सीक्वेंस किया जा सकता है। इसी तरह प्लांट के फॉसल्स को भी पीसीआर के ज़रिए एम्पलीफाई जो है वो कराया जाता है। लेकिन पीसीआर के बेसिकली बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके ज़रिए डिफरेंट इन्फेक्शंस को भी डायग्नोज किया जा सकता है, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का भी पता लगाया जा सकता है और इसके अलावा क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है।